हेलो एंड वेलकम मित्रों। आज हम लोग पर्यावरण के बारे में पढ़ा जाएगा, पर्यावरण की पेडागोजी में पढ़ा जाएगा। और जो आज का वीडियो होगा इससे बाहर पर्यावरण में कुछ नहीं आने वाला। जो कुछ आएगा आज की क्लास से आएगा, जो कुछ मिलेगा आज की क्लास से मिलेगा। इसलिए आज हम लोग लेट ना करते हुए पर्यावरण पेडागोजी के बारे में देखते हैं कि जो पर्यावरण है इससे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इस पर्यावरण की पेडागोजी की शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई, किस तरीके से हुई। एक एक पहलुओं पर हम नजर डालेंगे, एक एक पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पर्यावरण के बारे में जाना जाए कि पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण के बारे में यदि पर्यावरण की परिभाषा की बात करें तो पर्यावरण की परिभाषा सबसे पहले देखते हैं सीसी पार्क के अनुसार। सीसी पार्क महोदय कहते हैं कि मनुष्य एक विशेष स्थान पर जिन परिस्थितियों से घिरा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। यानी कि आप जिस स्थान पर निवास करते हैं, आप जहां पर रहते हैं, आपके चारों तरफ जो भी परिस्थितियां हैं वह सभी के सभी किसके अंतर्गत आती हैं, तो वह सभी की सभी परिस्थितियां पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। ऐसा किसका कहना है, सीसी पार्क का कहना है। वही बात करें अंस्टैसी के अनुसार तो अंस्टैसी महोदय कहते हैं कि व्यक्ति के वंशानुक्रम के अतिरिक्त वह सब पर्यावरण हैं जो उसे प्रभावित करते हैं। यानी कि बालक को उसके वंशानुक्रम से जो कुछ मिला है वह बस पर्यावरण नहीं है, बाकी बालक को वंशानुक्रम के अतिरिक्त जो कुछ भी मिला है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। ऐसा कौन कहता है, ऐसा अंस्टैसी महोदय कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगर हम मान लीजिए पर्यावरण की बात करें कि पर्यावरण है क्या, तो पर्यावरण के बारे में सबसे पहले हम यह चर्चा करेंगे कि हुआ क्या था कि 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम अर्थात स्वीडन में एक सम्मेलन बुलाया था और सम्मेलन में यह कहा गया था, सभी देशों से यह आह्वान किया गया था कि सभी देश पर्यावरण के बारे में कुछ सोच सकें, पर्यावरण के बारे में चर्चा कर सकें, अर्थात अपने देश में अपने अनुसार पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आए। अगर बात आई भारत की तो भारत में यह कहा गया कि चूंकि 1972 में यह सम्मेलन हुआ था तो 1975 में, कब भाई, 1975 में एनसीएफ का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, एनसीएफ का निर्माण हुआ। और कहा गया कि भाई जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबसे आह्वान किया है तो हम लोग भी क्यों ना पर्यावरण के बारे में सोचा जाए, हम लोग भी क्यों ना पर्यावरण के बारे में समझा जाए। तो हुआ ये कि भारत में ये था कि सभी लोगों को पर्यावरण की शिक्षा एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना बहुत ही कठिन काम था। इसलिए भारत सरकार ने सोचा कि क्यों ना पर्यावरण को हम एक विषय वस्तु के रूप में शामिल कर दें, एक पाठ्यक्रम के रूप में शामिल कर दें। और बालकों को पर्यावरण की शिक्षा जब शुरू से ही दिया जाएगा तो वह अपने भी शिक्षित होगा, पर्यावरण के बारे में अपने भी सचेत होगा, साथ साथ अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनके बारे में पर्यावरण को बताएगा, जिससे पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा स्वयं हो सकेगी। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि अगर आपके घर में कोई नल की टोटी खुली हुई है और आपके पिताजी यदि आपके दादाजी से कहते हैं कि टोटी बंद कर दीजिए, पानी वेस्ट मत करिए, तो आपके दादाजी हो सकता है कि उस टोटी को बंद ना करें। लेकिन यदि आपका लड़का यानी कि उनका नाती अगर कहता है कि दादाजी टोटी को बंद कर दीजिए, तो यकीनन उनको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि बच्चे के मन में अगर ऐसी सोच है तो फिर मुझे उस टोटी को बंद ही करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया कि अगर पाठ्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण की शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा तो जितने बच्चे हैं वो अपने तो खुद तो सचेत होंगे ही, साथ अपने फैमिली वालों को भी सचेत करेंगे। इसलिए कहा गया कि जो पर्यावरण की शिक्षा है इसको पाठ्यक्रम के अंतर्गत जोड़ दिया जाना चाहिए। तो भारत की बात करें तो भारत में पर्यावरण शिक्षा की शुरुआत कब से हुई, तो भारत में पर्यावरण शिक्षा की शुरुआत 1975 में हुई। अच्छा, 1975 में क्या कहा गया, 1975 में यह कहा गया, देखिएगा मित्रों, 1975 में यह कहा गया कि पर्यावरण अध्ययन का अध्यापन राष्ट्रीय पाठचर्या समिति ने 1975 के नीतिगत दस्तावेज 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम एक रूपरेखा अर्थात द करिकुलम ऑफ द 10 इयर्स स्कूल एंड फ्रेमवर्क में सिफारिश की थी कि एक एकल विषय के रूप में अध्ययन अर्थात पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाया जाना चाहिए। यानी कि 1975 में यह सिफारिश किया गया था कि बालकों को विद्यालय में ही पर्यावरण की शिक्षा दिया जाएगा, जिससे बालक पर्यावरण के बारे में सोच सके, पर्यावरण के बारे में समझ सके। उसमें यह कहा गया था 1975 में जो एनसीएफ आई थी उसमें यह कहा गया था, क्या कहा गया था भाई, उसमें यह कहा गया था कि पहले 2 वर्षों में यानी कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत बालक को पर्यावरण अध्ययन प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण दोनों का अध्ययन कराया जाएगा। जबकि कहा गया कि कक्षा 3 तथा कक्षा 4 में पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत बालक को सामाजिक अध्ययन की शिक्षा दिया जाएगा तथा इसके साथ साथ सामान्य विज्ञान के लिए अलग से स्थान दिया जाएगा, जिसको हम ईबीएस पार्ट 1 और ईबीएस पार्ट 2 कहेंगे।
यही बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति अर्थात नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में भी कहा गया और राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 1988 में भी यह बात कहा गया। यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 1988 में भी यही बात कहा गया और एनईपी 1986 में भी यह बात कहा गया कि जो 1975 के एनसीएफ में जो सुझाव दिए गए हैं कि बालकों को 1 से 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण दोनों को पढ़ाया जाएगा और कक्षा 3 और कक्षा 4 में सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान अलग से विषय होंगे। इसका समर्थन यानी कि जो 1975 में 1975 में जो यह बात कही गई थी, इसी बात का समर्थन एनईपी 1986 अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 और यही बात एनसीएफ 1988 में भी कहा गया कि जैसे 1975 में सुझाव दिया गया है उसी तरीके से बालक को पर्यावरण की शिक्षा दिया जाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? लेकिन हुआ ये नहीं। हुआ आगे चल के हुआ क्या कि जो जब एनसीएफ 2000 का निर्माण हुआ तो एनसीएफ 2000 में यह कहा गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए भाई? एनसीएफ 2000 में यह बात कही गई। क्या बात कही गई? एनसीएफ 2000 में यह सिफारिश किया गया कि पर्यावरण अध्ययन को एक एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाए। प्राथमिक स्तर अर्थात कक्षा 3 तक कक्षा 4 पर विज्ञान और सामाजिक अध्ययन को अलग से विषय ना बनाया जाए। देखिएगा, यानी कि एनसीएफ 2005 में यह कहा गया कि पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान और विज्ञान को एक अलग विषय ना बनाया जाए। क्यों ना बनाया जाए? क्योंकि बालक अपने परिवेश को समग्र रूप से देखता है और ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बालक अपने पर्यावरण को समग्र रूप से देखता है, मित्रों ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एनसीएफ 2000 ने आखिर सामाजिक विज्ञान और विज्ञान को अलग से विषय के रूप में ना पढ़ाए जाने की सिफारिश क्यों किया था? तो उसका उत्तर यह हो जाता है क्योंकि बालक अपने समाज को समग्र रूप से देखता है। यानी कि एनसीएफ 2000 यह कहता है कि जो 1975 में यह बताया गया था कि बालकों को पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान और विज्ञान को अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। तो एनसीएफ 2000 ने कहा ना ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि बालक अपने समाज को समग्र रूप से देखता है, इसलिए कक्षा 3 और कक्षा 4 पर विज्ञान और सामाजिक अध्ययन को अलग से विषय ना बनाया जाए। यानी कि इसमें यह बात कही गई। मतलब मैं अगर आपको इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं तो आपको कुछ इस तरह से समझाऊंगा कि जो 1975 का प्लान था, कौन सा प्लान था? जो 1975 का प्लान था उसमें यह कहा गया था कि कक्षा 1 से 5 तक का जो पर्यावरण है उसको 2 भागों में बांट दिया जाए। जो कक्षा 1 और कक्षा 2 होगा उसमें सामान्य विज्ञान विषय पढ़ाया जाएगा और इसके साथ पर्यावरण के अंतर्गत और कौन से विषय पढ़ाए जाएंगे? इसके अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पर्यावरण भी पढ़ाया जाएगा। यानी कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत सामाजिक विषय की शिक्षा दिया जाएगा और पर्यावरण की शिक्षा दिया जाएगा। जबकि कक्षा 3 से 5 की बात किया गया कि पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत बालकों को सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और पर्यावरण की शिक्षा दिया जाएगा। ऐसी बात कब कही गई थी? तो ऐसी बात 1975 में कही गई थी, जिसका समर्थन किसने किया? जिसका समर्थन एनईपी 1986 ने भी किया और इसका समर्थन एनसीएफ 1988 ने भी किया कि इस तरीके से बालक को पर्यावरण की शिक्षा दिया जाना चाहिए। लेकिन मित्रों क्या हुआ कि जो एनसीएफ 2000 आई तो एनसीएफ 2000 में यह कहा गया ना ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कक्षा 3 से लेकर 5 तक के बच्चों को पर्यावरण, जो सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और पर्यावरण, यानी कि यहाँ पे जो कक्षा 3 से 5 तक के बालकों को जो इस प्रकार से पर्यावरण के अंतर्गत इन विषय वस्तु को पढ़ाया जाता है, कहा गया नहीं, इनको एक ही विषय माना जाए और उस विषय का क्या नाम रखा जाए? उस विषय का नाम रखा जाए ईबीएस। क्या रखा जाए भाई? ईबीएस रखा जाए। चले, मुझे उम्मीद है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, आज की क्लास जबरदस्त है, धांसू है, इसलिए आप इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आप लोग बिल्कुल नजरें गड़ा के देखिए क्योंकि इसी क्वेश्चन से, इसी क्लास से आपके सारे के सारे ईबीएस वाले जितने भी पेडागोजी के प्रश्न हैं आज की क्लास से मिलने वाले हैं, आज की क्लास से लड़ने वाले हैं। तो देखिएगा, इसको जब हम आगे बढ़ते हैं तो 1975 का प्लान आप समझ गए होंगे, एनसीएफ 2000 का प्लान आप समझ गए होंगे। मित्रों चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि वर्तमान एनसीएफ 2005 में पर्यावरण अध्ययन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को निरंतर आगे बढ़ाने और मजबूत करने के लिए आह्वान किया गया है। मतलब ये कि जो एनसीएफ 2005 आई है, एनसीएफ 2005 में यह कहा गया है कि जो जिस तरीके से एनसीएफ 2000 में पर्यावरण को शिक्षा देने की बात किया गया है उसी तरीके से बालकों को पर्यावरण की शिक्षा दिया जाना चाहिए। यानी कि कक्षा 3 से 5 तक स्तर के बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा देने के लिए सामाजिक विषय,
विज्ञान और पर्यावरण अलग अलग विषय ना बनाया जाए, इन तीन को एकीकृत कर दिया जाए, इन तीन को एक में ही शामिल कर दिया जाए और उसका नाम क्या रखा जाए, पर्यावरण शिक्षा रखा जाए। बढ़ते हैं आगे मित्रों, देखिएगा अगला लाइन कह रहा है कि पर्यावरण का अर्थ है वह है आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, अतः पर्यावरण से अभिप्राय उन सभी भौतिक दशाएं तथा तथ्यों से लिया गया है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। यानी कि हमें यह कह सकते हैं, एक आसान शब्दों में यह कह सकते हैं कि तू धरती पे चाहे जहां भी रहोगे तुझे तेरे चारों तरफ पर्यावरण ही मिलेगा। आप जहां भी रह रहे हैं, जहां भी निवास कर रहे हैं, आपके चारों तरफ जो घिरा हुआ है, आप जिससे चारों तरफ से घिरे हुए हैं, उसी को हम क्या कहते हैं मित्रों, पर्यावरण कहते हैं। बढ़ते हैं अगली लाइन की तरफ। अगला लाइन कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अतः प्राथमिक स्तर से ही इसका शिक्षण आवश्यक है। यानी कि जो पर्यावरण होता है, पर्यावरण बालक को गर्भावस्था से लेके मृत्यु तक प्रभावित करता है। इसलिए बालकों को पर्यावरण की शिक्षा प्राथमिक स्तर से ही दिया जाना चाहिए, ताकि बालक अपने पर्यावरण के बारे में सोच सके, अपने पर्यावरण के बारे में समझ सके और अपने पर्यावरण की रक्षा खुद से कर सके। मित्रों बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना, तो पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना को पढ़ने से पहले, पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना को पढ़ने से पहले हम यह देखेंगे कि जो पर्यावरण होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण का जो वर्गीकरण हमने किया है वह 3 दृष्टिकोण से किया है। पहला हमने कहा है भाई भौतिक वातावरण, दूसरा कहा है सामाजिक पर्यावरण और तीसरा कहा है सांस्कृतिक पर्यावरण। पहला क्या है भाई, भौतिक पर्यावरण। भौतिक जो पर्यावरण होता है, भौतिक मतलब ये कि आपके अगल बगल जहां पे निवास करते हैं, आपके चारों तरफ आप जिन परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, जिन स्थितियों से घिरे हुए हैं, जिन वस्तुओं से घिरे हुए हैं, ऐसे पर्यावरण को कहते हैं भौतिक पर्यावरण। अब जो भौतिक पर्यावरण होता है, आप अपने चारों तरफ जिन वस्तुओं से घिरे हुए हैं वो चीजें 2 प्रकार की होती हैं। जो पहला होता है वह होता है जैविक पर्यावरण और जो दूसरा होता है वह होता है अजैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण को कहते हैं लिविंग और अजैविक को कहते हैं नॉन लिविंग। मतलब जिसमें जान हो वह जैविक पर्यावरण है और जिसमें जान ना हो वह अजैविक पर्यावरण है। तो जैविक पर्यावरण कौन कौन है भाई, जैसे पेड़ पौधे हो गए, वनस्पति हो गया, पशु हो गया, जलीय जीव हो गए, यह सभी के सभी किस में आएंगे, लिविंग में आएंगे। नॉन लिविंग में कौन कौन आएगा, जैसे जल हो गया, वायु हो गया, ऊर्जा हो गया, प्रकाश हो गया, ये सभी के सभी किस में आएंगे तो ये सभी के सभी नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के अंतर्गत आएंगे। बढ़ते हैं, अगर देखें सामाजिक पर्यावरण के बारे में, तो आप जिन लोगों के बीच निवास करते हैं, आपका समूह अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, तो आप जिन लोगों के बीच निवास करते हैं वही आपका सामाजिक पर्यावरण है। जबकि सांस्कृतिक पर्यावरण की बात करें तो भिन्न भिन्न प्रकार का सांस्कृतिक पर्यावरण देखने को मिलता है। जैसे आप देखते हैं कहीं दिवाली बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाती है, कहीं ईद बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाती है, कहीं बैसाखी बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाती है, कहीं क्रिसमस बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। ये सारे के सारे हमारे कौन से पर्यावरण है, तो ये सारे के सारे हमारे सांस्कृतिक पर्यावरण है। अर्थात पर्यावरण का वर्गीकरण हमने 3 भागों में किया है, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। बढ़ते हैं आगे। हमको यह उम्मीद कर रहे हैं कि जो आपको बताया जा रहा है, जो आपको समझाया जा रहा है वो अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कंजूसी बिल्कुल ना करिए, क्योंकि आज की क्लास धमाकेदार क्लास है। आज की क्लास से सारे के सारे प्रश्न आपके ईबीएस पेडागोजी के मिलने वाले हैं। तो अगर हम आपके साथ मेहनत करते हैं तो एक कदम आप भी बढ़ाइए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बढ़ते मित्रों, देखिएगा पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना की बात करें, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी, यानी कि पर्यावरण अध्ययन की जो संकल्पना है वह किसके अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना पढ़ रहे हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार। यानी कि जो एनसीएफ 2005 है, जो हमारी लेटेस्ट एनसीएफ है, यह बालकों को पर्यावरण शिक्षा किस प्रकार के से देने की बात कर रही है, इसके बारे में हम लोग समझा जाएगा। देखिएगा एनसीएफ 2005 यह कहती है कि बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और उन्हें समझने के लिए प्रशिक्षित करना। यानी कि पहला जो बिंदु है वह यह कह रहा है कि बच्चों को प्राकृतिक यानी कि प्रकृति के बारे में बताया जाए, समाज के बारे में बताया जाए, सांस्कृतिक यानी कि उनको भिन्न भिन्न प्रकार के त्योहार, भिन्न भिन्न प्रकार के रंग के बारे में बताया जाए। इसके साथ ही साथ बच्चों को इनके बारे में क्या किया जाए, तो बालकों को इनके बारे में उन्हें समझने और उन्हें प्रशिक्षित करना चाहिए, ताकि बालक अपने प्राकृतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में अच्छे तरीके से अंतर या भेद कर सके।
अगला लाइन कह रहा है कि अवलोकन और चित्रों के आधार पर समझ विकसित करने के लिए, किसके आधार पे भाई? अवलोकन और चित्रों के आधार पे। अवलोकन मतलब देखकर, और चित्रों के आधार पे मतलब ये कि जो चित्र बनाए गए हैं यह किस शैली के रहे होंगे, किस सभ्यता के रहे होंगे, इसके बारे में बच्चा सोच सके। अवलोकन और चित्रों के आधार पर समझ विकसित करने के लिए अनुभव के माध्यम से उनमें भौतिक, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहलू की समझ प्राप्ति के लिए अग्रसर करना, यानी कि बालक को इन सभी पहलुओं के बारे में समझाया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला लाइन कह रहा है कि बच्चों को सामाजिक घटनाओं के प्रति जिज्ञासु बनाने हेतु संख्यात्मक क्षमता पैदा करने के लिए परिवार से शुरुआत कर पूरे संसार की समझ विकसित करते हुए आगे बढ़ाना चाहिए। यानी कि इसमें यह बात कहा गया है कि जो बालक को इन्वायरमेंट की शिक्षा देने की जो बात हो रही है, इसकी शुरुआत परिवार से ही हो जाए और बच्चा परिवार से बाहर निकले, और परिवार से बाहर निकल के वह अपने अगल बगल, वह अपने क्षेत्र, अपने शहर और अपने विश्व, मतलब अपने देश या फिर विश्व के बारे में, पर्यावरण के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके। यानी कि बालकों को पहले अगल बगल के बारे में बताइए, अगल बगल के पर्यावरण के बारे में बताइए, फिर अपने क्षेत्र के बारे में बताइए, फिर अपने शहर के बारे में बताइए, फिर अपने स्टेट के बारे में बताइए, फिर अपने देश के बारे में बताइए, फिर इसके साथ साथ बालक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण का ज्ञान कराना होगा। अगला लाइन कह रहा है कि बच्चों को सामाजिक घटनाओं के, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अगला लाइन कह रहा है कि पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। आप देखते हैं भिन्न भिन्न तरीके से बालकों के सामने पर्यावरण को जागरूक किया जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि वृक्ष धरा आभूषण है, दूर करता प्रदूषण है, या आप देख रहे हैं कि कोटेशन लाइन है जिससे लोगों को अभी प्रेरित किया जाता है। जैसे कहते हैं कि एक वृक्ष 10 पुत्र के समान होता है, जैसे कहते हैं जल ही जीवन है, जैसे कहते हैं जल नहीं तो कल नहीं। यानी कि इन कोटेशन के द्वारा बालकों को पर्यावरण के प्रति क्या किया जाना चाहिए? जागरूक करना चाहिए, जागरूकता विकसित करनी चाहिए, ताकि बालक लोगों के बारे में भी ऐसा बता सके। अगला कह रहा है कि बुनियादी संख्यात्मक और मनोप्रेरणा कौशल प्राप्त करने के लिए बच्चों को खोजपूर्ण तथा हाथों की गतिविधियों से संलग्न करना, अर्थात अवलोकन, वर्गीकरण आदि द्वारा। यानी कि एनसीएफ 2005 यह कहता है कि बुनियादी संख्यात्मक और मनोप्रेरणा कौशल का मतलब यह होता है कि प्रारंभिक स्तर से, शुरुआत से ही बच्चों को बुनियादी संख्यात्मक, शुरुआत से ही बच्चों के बारे में संख्यात्मक का ज्ञान होना चाहिए, संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, जिससे अपने पर्यावरण के बारे में बच्चा सोच सके, समझ सके कि भाई हमारे अगल बगल तो 5 पेड़ लगे हुए थे, 1 2 3 4 5, संख्यात्मक और बुनियादी संख्यात्मक, यानी कि प्राथमिक संख्याओं को बताना होगा कि बच्चा समझ सके हमारे अगल बगल तो 5 पेड़ लगा हुआ था, 1 2 3 4 5, एक पेड़ कहां गया, एक पेड़ को किसने काट लिया। और मनोप्रेरणा कौशल वह अंदर से अभिप्रेरित हो, और अंदर से अभिप्रेरित होने के बाद बच्चे खोजपूर्ण और हाथों की गतिविधि, खोजपूर्ण का मतलब ये कि बच्चा कहे भाई एक पेड़ कहां गया, ना 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 ना, पेड़ को काटना नहीं है, किसी भी तरीके से पेड़ को क्षति नहीं पहुंचाना है। यानी कि बच्चे को जब संख्यात्मक ज्ञान होगा तो ही बच्चा समझ पाएगा कि हमारे चारों तरफ 5 पेड़ लगे हुए थे, एक पेड़ नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा, खोजेगा कि हमारा एक पेड़ कहां गया, किसने काट लिया, ना 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 भाई पेड़ को नहीं काटना है, पेड़ को क्षति नहीं पहुंचाना है। इस तरीके से बालक क्या कर सकता है, सोच सकता है। अगला लाइन कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दे जैसे लिंग भेद, उत्पीड़न के मुद्दे, प्रदूषण, अनैतिक व्यवहार आदि को मूर्त घटनाओं से संबंधित कर उन्हें समझने की क्षमता का विकास करना, ताकि उनमें मानवीय अधिकारों, समानता और न्याय मूल्यों के लिए सम्मान विकसित हो। मतलब ये लाइन कहता यह है कि आप पर्यावरण के अंतर्गत बालकों को लिंग भेद बताएंगे। लिंग भेद का मतलब यह कि उत्पीड़न के मुद्दे, कि हमारे समाज में किस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है, अनैतिक व्यवहार मतलब नैतिक व्यवहार क्या है, अनैतिक व्यवहार क्या है, आदि को मूर्त घटनाओं से संबंधित कर, यानी कि बालकों के सामने कुछ इस प्रकार से स्थितियां को क्रिएट करेंगे ताकि बालक उन सभी घटनाओं को मूर्त रूप से अपने सामने देख सके, और देखने के बाद अपने अंदर क्या विकसित कर सके, क्षमता विकसित कर सके। क्यों क्षमता विकसित कर सके? ताकि उनमें मानवीय अधिकारों, समानता और न्याय मूल्यों के लिए सम्मान विकसित हो, ताकि बच्चा यह सोच सके कि अगर कोई अनैतिक कार्य करता है, अगर कोई अनैतिक व्यवहार करता है, तो यह मानवीय दृष्टिकोण से सही नहीं है, उसको सजा दिया जा सकता है, उसको सजा मिल सकता है। आप देखते हैं जो हरे भरे पेड़ हैं, हरे भरे पेड़ को काटने का प्रावधान नहीं है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर सजा होगा, और सजा भी मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर समाज
में जो भी चीजें हैं, जो भी प्रकृति ने मुझे दिया है, उससे यदि आप खिलवाड़ करते हैं तो मानव का जीवन कहीं ना कहीं कष्ट में होगा। और आप तो खिलवाड़ कर रहे हैं, आपका जीवन तो कष्ट में होगा ही, साथ साथ आप अपने पीढ़ियों का भी जीवन बर्बाद करेंगे। इसलिए जो भी प्रकृति ने हमको दिया है उसके साथ सामंजस्य बना के रहना चाहिए। प्रकृति कभी अच्छा चीज देती है, कभी बुरा चीज देती है। इसका मतलब तो यह नहीं हुआ कि प्रकृति में जो भी चीज दिया है उस चीज की हम क्षति पहुंचाएं, उस चीज का हम नुकसान करें। अगर आप प्रकृति के साथ खेलेंगे तो प्रकृति भी एक दिन आपके साथ खेलेगी, और जब प्रकृति आपके साथ एक दिन खेलेगी तो शायद उस प्रकृति के द्वारा खेली गए जो भी कुछ होंगे, जो भी प्रकृति के जो भी मापदंड होंगे, उसको शायद आप सह नहीं पाते। इसलिए प्रकृति के साथ खेलना बिल्कुल नहीं है। देखिएगा अगला लाइन कह रहा है कि उन्हें इस योग्य बनाने की समानता, न्याय, मानव की गरिमा और अपने अधिकारों संबंधित मुद्दों को हल करने में सक्षम हो सके। यानी कि यह लाइन यह कह रहा है कि बालकों को इस योग्य बनाना चाहिए कि बालक समानता, न्याय, मानव की गरिमा और अपना अधिकारों संबंधित मुद्दों को क्या कर सके भाई, सक्षम हो सके, अपने सभी प्रकार की कठिनाइयों को हल कर सके। यानी कि बालक के अंदर पर्यावरण के जो भी नियम रेगुलेशन, जो भी नियम कानून है, जो भी न्याय है, जो भी मानव की गरिमा है, मानव की गरिमा किससे बनी हुई है? अगर प्रकृति ने हमारा साथ दिया तो हमारी गरिमा है, प्रकृति ने हमारा साथ नहीं दिया तो मानव का कोई स्थान इस पृथ्वी पर नहीं है। अपने अधिकारों के मुद्दों को बच्चा क्या कर सके, हल कर सके, और इसके साथ साथ क्या हो सके, बच्चा सक्षम हो सके। अगली लाइन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन क्यों आवश्यक है, प्रदूषण क्या है, इसका समाधान कैसे हो सकता है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर की समझ विकसित करने के लिए पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर शामिल किया जाना चाहिए। यानी कि एनसीएफ 2005 यह कहती है कि बच्चे को पर्यावरण इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए ताकि बच्चा पर्यावरण संरक्षण क्यों है, क्यों आवश्यक है, इसको जान सके। तो आप देखते हैं कि बच्चों को बताते हैं तो कहते हैं पर्यावरण संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर पर्यावरण के साथ हम खिलवाड़ करेंगे, पर्यावरण के साथ हम अगर दुर्व्यवहार करेंगे तो पर्यावरण भी हमारे साथ क्या करेगा, दुर्व्यवहार करेगा। जैसे आप देख रहे थे कि वर्तमान समय कुछ समय पहले हम लोग सभी लोग कोरोना से बहुत ही प्रभावित थे। आपने देखा होगा कि मानव ने प्रकृति के जब खिलवाड़ किया तो प्रकृति ने सह लिया, लेकिन जब प्रकृति जब मानव के साथ व्यवहार की तो सारे लोगों का जीवन उथल पुथल हो गया। यानी कि पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है, बच्चों को यह बताया जाए। प्रदूषण क्या है, प्रदूषण क्या है, प्रदूषण क्या है और इसका समाधान कैसे हो सकता है, यह बालकों को बताया जाना चाहिए। इन प्रश्नों के उत्तर की समझ विकसित करने के लिए पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक स्तर पर बालक को शामिल किया गया है ताकि इन सभी तरीके से बालक को पर्यावरण के बारे में समझाया, सिखाया, बताया जा सके। अगला लाइन कह रहा है कि पर्यावरण को किसी भी प्रकार की हानि ना हो, इसलिए संबंधित अच्छी आदतों का विकास करने हेतु पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है। यानी कि पर्यावरण को बालकों से या मनुष्यों से किसी भी प्रकार की हानि ना हो सके। हो सकता है कि आप बालक को पर्यावरण के बारे में यदि सचेत पहले से नहीं करेंगे तो हो सकता है बालक से अनजाने में, जानबूझ के नहीं, अनजाने में पर्यावरण से संबंधित कोई नुकसान हो सके, बच्चा पर्यावरण के बारे में कोई क्षति कर सके। लेकिन जब बच्चों को पर्यावरण के बारे में समझाएंगे तो पर्यावरण क्या करे, बच्चा क्या करेगा, पर्यावरण को हानि नहीं होने देगा, और जब हानि नहीं होने देगा तो कुछ ऐसी आदतों का विकास करेगा जिससे बालकों को पर्यावरण की हानि ना हो। जैसे मित्रों देखते होंगे कि जब पहले लोग घर बनवाते थे तो घरों में लकड़ी के वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग होता था। जैसे आप देखते थे दरवाजा बनवाते थे, खिड़की बनवाते थे, तो यहाँ पे बेड बनवाते थे तो यहाँ पे लकड़ी के सामानों का अत्यधिक प्रयोग होता था। वो जो लकड़ी कटती थी कहीं ना कहीं हरी भरी लकड़ी होती थी जो काट दिया जाता था अपने भौतिक सुख साधनों के लिए, अपने भौतिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए उन हरी भरी लकड़ी को काट दिया जाता था। लेकिन आज जब समाज शिक्षित हुआ है, जब समाज पर्यावरण के बारे में सोच रहा है तो आप देखते हैं कि लोहे का दरवाजा, लोहे की खिड़की, लोहे का बेड, यानी कि सब कुछ लोहे का आ गया। यानी कि अब आपको पेड़ पौधे काटने की आवश्यकता नहीं है। तो जब तक आप पर्यावरण के बारे में बच्चों को बताएंगे नहीं, जब तक पर्यावरण के बारे में बच्चों को समझाएंगे नहीं, तब तक बच्चा इन वस्तुओं के बारे में चिंतन नहीं कर सकता। इसलिए बालक को इन विषयों से संबंधित सभी प्रकार की विषय वस्तु बताया और समझाया जाना चाहिए। अगला कह रहा है, देखिएगा यहाँ पे अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ और चीजें देखेंगे। यहाँ पे कुछ और चीजें क्या देखा जाएगा, यहाँ पे कुछ और चीजें हम यह देखेंगे। क्या देखेंगे भाई, जरा सा देखिएगा। देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हमको यह देखना है कि पर्यावरण से संबंधित जो थीम है वह थीम क्या है।
देखिएगा, ये थीम की बात करें तो थीम 6 प्रकार के होते हैं। देखिए थीम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पर्यावरण अध्ययन विषय को बाल केंद्रित एवं एकीकृत करने के लिए इसमें लगभग 6 सामान्य विषयों का समावेशन किया गया है, जो इस प्रकार से है। यानी कि बालकों को बाल केंद्रित मतलब बालक को केंद्र मानकर एवं एकीकृत करने के लिए, यानी कि बालक को पर्यावरण की शिक्षा एक विषय के रूप में पढ़ाने के लिए 6 थीमों को शामिल किया गया है। पहला थीम है परिवार और मित्र, दूसरा थीम है भोजन, तीसरा थीम है आश्रय। आश्रय का मतलब होता है निवास। आश्रय का मतलब क्या है भाई? निवास। अगला है पानी, अगला है यात्रा और अगला है चीजें जो हम बनाते हैं और जो हम करते हैं। मित्रों, ये जो थीमें आपके सामने दिख रही हैं ना, इससे बार बार एक प्रश्न पूछा जाता है, बार बार हमेशा यह प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से एनसीएफ 2005 के अनुसार दिया गया थीम क्या है? तो इसमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा। कहां भाग रहे हो तुम? रुक जाओ, देखिएगा, जो पहला है परिवार और मित्र है, भोजन है, आश्रय है, पानी है, यात्रा है और चीजें जो हम बनाते हैं और जो करते हैं, है ना। थिंक वी मेक एंड डू, है ना। अच्छा, अब देखना हमको यह है कि पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र, जो पर्यावरण अध्ययन होता है, पर्यावरण अध्ययन के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे वह पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना देख रहे थे, अब पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र देखेंगे। देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन का जो क्षेत्र है, यानी कि किन किन विषयों के बारे में हम पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं, जरा सा देखिएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ने के लिए समर्थन करती है। यानी कि एनसीएफ 2005 यह कहती है कि बालक को कुछ इस प्रकार से विद्यालय में पढ़ाया जाना चाहिए ताकि बच्चा अपने स्कूली ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ सके और समाज में अपने एक दृष्टिकोण को विकसित कर सके, जिससे उसका जो विकास है वो अच्छे तरीके से हो सके। यानी कि एनसीएफ 2005 यह कहती है कि बालकों को कुछ इस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि बालक अपने बाह्य जीवन अर्थात बाह्य वातावरण में अपने स्कूली ज्ञान का अच्छे तरीके से प्रयोग कर सके। अगला लाइन कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के विषय में यह पूरी तरह से सही है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र मात्र ज्ञान का अर्जन ही नहीं बल्कि इससे जुड़े सामाजिक, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक मुद्दों पर एक संपूर्ण रूप से समझ बनाते हुए आवश्यक कौशलों के विकास द्वारा पर्यावरण संबंधित समस्याओं का समाधान करना भी है। यानी कि ये जो यह लाइन कह रही है वह यह कह रही है कि पर्यावरण अध्ययन के विषय में यह पूरी तरीके से सही है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन का ध्येय क्या है? मात्र ज्ञान अर्जन का नहीं है, उसे सामाजिक, प्राकृतिक एवं सामाजिक मुद्दों पर एक संपूर्ण रूप से समझ बनाने के लिए आवश्यक कौशलों का विकास तथा पर्यावरण संबंधित समस्याओं का समाधान करना भी है। यानी कि पर्यावरण की शिक्षा इसलिए देते हैं ताकि बच्चा अपने सामाजिक पर्यावरण, अपने प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में अच्छे तरीके से समझ सके, जान सके और जानने के बाद क्या कर सके? पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का क्या कर सके मित्रों? समाधान कर सके। मुझे उम्मीद है कि जो पढ़ाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव, अपने जवाब मुझे भेज सकते हैं। अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो आप अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। हम यह उम्मीद करते हैं कि जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है, जो भी कुछ समझाया जा रहा है, वो सारी की सारी विषय वस्तु आपको समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो लाइक करना, फिर से कह रहे हैं सब्सक्राइब करना, फिर से कह रहे हैं शेयर करना ना भूलें। आप अधिक से अधिक अपने मित्रों तक पहुंचाएं ताकि आपका भला हो सके, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अगर आप बांटेंगे तो आपका ज्ञान निरंतर बढ़ेगा, किसी ना किसी का आशीर्वाद आपको मिलेगा और ज्ञान आपका निरंतर आगे बढ़ेगा। देखिएगा, अगला लाइन यह कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का समावेशन है। मतलब ये कि जो पर्यावरण अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, सही बात है। पर्यावरण में हम देखते हैं कि विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं और सामाजिक विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, दोनों का क्या है? समावेशन है। इन विषयों के सार को संकलित करके प्राकृतिक वातावरण तथा उसके भौतिक, रासायनिक एवं जैविक तत्व की पारस्परिक क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से समझने तथा संचालित करने की सहायता प्रदान करता है। यानी कि जो हम अपने समाज में प्राकृतिक वातावरण तथा उसके भौतिक, रासायनिक वो जो जैविक तत्व होते हैं, उसको इन्हीं 2 विषयों के द्वारा समझा और देखा जाता है। इसलिए बालकों को इस तरीके से पढ़ाया जाए ताकि पर्यावरण में इसलिए देखिएगा, पर्यावरण में इसलिए हम
इसलिए हम पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की शिक्षा देते हैं ताकि बालक भौतिक, रासायनिक और जैविक तत्व के बारे में आसानी से समझ सके, क्योंकि इन सभी तत्वों को समझाने के लिए आपको पर्यावरण विज्ञान और पर्यावरण सामाजिक विज्ञान की आपको शिक्षा ग्रहण करनी होगी। यानी कि पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की शिक्षा ग्रहण करनी होगी, तभी बालक को भौतिक, रासायनिक और जैविक तत्व के बारे में बताया और समझाया जा सकता है। अगला लाइन है कि पर्यावरण शब्द फ्रांसीसी फ्रेंच शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पूरा परिवेश, है ना। क्या होता है भाई? पूरा परिवेश। अच्छा, मतलब ये कि जो पर्यावरण शब्द है यह कहां से लिया गया है? यह फ्रांसीसी शब्द है, यानी कि फ्रेंच शब्द है। कहां से लिया गया भाई? यह फ्रेंच शब्द है। किसके बारे में चर्चा हो रही है? तो यह पर्यावरण शब्द के बारे में चर्चा किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। आगे देखिएगा, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे पर्यावरण के बारे में कुछ और सी चीजें हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। मित्रों, यहाँ पे जो भी कुछ आपको बताया जा रहा है, आप चाहें तो इसको आप रोक के एक जगह और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे देखा जाएगा पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र। पर्यावरण अध्ययन का कौन कौन सा क्षेत्र होता है भाई? पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र की बात करें तो पहला क्षेत्र होता है, हम किसके बारे में देख रहे हैं? देखिए हेडिंग ऊपर देखते रहिए आप। हम देख रहे हैं पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र के बारे में, स्कोप ऑफ ईबीएस। क्या क्या ईबीएस का स्कोप है, क्या क्या ईबीएस का क्षेत्र है। तो पहले हम बात करते हैं ईबीएस के स्कोप के बारे में। तो पर्यावरण अध्ययन में हम प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात, आंधी के कारण एवं परिणाम को समझने एवं प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के उपाय का अध्ययन करते हैं। यानी कि जो पर्यावरण का क्षेत्र है उसमें हम यह देखते हैं कि बाढ़ क्या होता है, क्यों आता है, बाढ़ से कैसे निपटारा पाया जा सकता है, भूकंप क्या होता है, भूकंप क्यों आता है, किस प्रकार से कार्य किया जाए, किस प्रकार से प्रकृति की रक्षा किया जाए कि भूकंप ना आए, भूस्खलन क्या होता है, भूस्खलन से निपटारा कैसे पाया जाता है, चक्रवात क्या होता है, आंधी क्या होती है। यानी कि इन सभी विषय वस्तु के बारे में अध्ययन करते हैं और यह जानते हैं कि यह क्यों आते हैं और इनके रोकथाम के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। यही सब अध्ययन हम किसमें करते हैं? पर्यावरण में करते हैं। दूसरा लाइन यह है कि इसमें हम वनस्पति एवं जंतु के प्रकारों एवं उनकी सुरक्षा के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि हम इसमें यह देखते हैं कि जो वनस्पति होते हैं, जो जंतु होते हैं, वो उसके कितने प्रकार होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जो वनस्पति होते हैं, वनस्पति के कौन से प्रकार होते हैं, जो जीव होते हैं वह किस किस प्रकार के होते हैं, कौन से जीव रेंगते हैं, कौन से जीव दौड़ते हैं, कौन से जीव कूदते हैं। यानी कि जीवों के बारे में और भिन्न भिन्न प्रकार के वनस्पतियों के बारे में हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं तथा उनकी सुरक्षा कैसे हो सकती है इसके बारे में बालकों को बताया, समझाया और सिखाया जाता है। आप देखते हैं कि बहुत सी ऐसी वनस्पतियां होती हैं जिनको अधिक पानी रहे तो ही वह होंगी। बहुत सी ऐसी वनस्पतियां होती हैं जिनमें अधिक पानी हो जाए तो वह उनके जड़ में सड़न आ जाती है, वह सड़ने लगते हैं। यानी कि इनके बारे में जाना जाए और उनके सुरक्षा के बारे में क्या किया जाए? अध्ययन किया जाए। अगला लाइन कह रहा है कि प्राकृतिक संपदा एवं उनकी समस्याओं का संरक्षण कर एवं सुरक्षा, इसमें जल, मृदा, वन, खनिज, बिजली एवं परिवहन आदि शामिल है। मतलब ये लाइन कह रहा है कि प्राकृतिक संपदा क्या है भाई? तो प्राकृतिक संपदा जो हमें प्रकृति से मिला है, तो प्राकृतिक संपदा क्या है? पहला है जल। जल कैसा संपदा है? प्राकृतिक संपदा है। किसी का जल है, किसी के घर का जल है, किसी ने हमको जल दिया है क्या? नहीं, हमको जल गॉड गिफ्टेड है, यह हमारी प्राकृतिक संपदा है। मृदा, जो मिट्टियां होती हैं, मिट्टियों के कई प्रकार होते हैं। आप देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियों में भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें को उगाई जाती हैं। वन, आप देखते हैं बहुत से वन, सदाबहार वन होते हैं, वन के बहुत प्रकार होते हैं। खनिज, बिजली एवं परिवहन शामिल है। इसके बारे में बच्चों को बताया जाए, समझाया जाए कि प्राकृतिक संपदा क्या है, इसकी रक्षा किस तरीके से किया जा सकता है। अगला है कि पर्यावरण के अध्ययन क्षेत्र में न सिर्फ पृथ्वी वरन अंतरिक्ष भी शामिल है। आप देखते यह है कि पर्यावरण, आप जैसे इस समय देख रहे हैं कि ई कचरे का जमाना आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कचरे का जमाना आ गया। जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, जो अंतरिक्ष में बड़े बड़े सैटेलाइट्स को लगाए जाते हैं, जिसके द्वारा इस समय ई कचरा, लेटेस्ट में कचरा आया है, जिससे जो बालक है, बालक के चारों तरफ जो भी तरंग होती हैं, तरंग बालक का जीना हराम कर दी है। क्योंकि जो तरंग होती हैं, तरंग बहुत सी बीमारियों को लाती हैं, बहुत सी बीमारियों को फैलाती हैं। तो जो पर्यावरण अध्ययन होता है उसमें हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं तथा साथ ही साथ किसके बारे में पढ़ा जाता है? अंतरिक्ष के बारे में भी पढ़ा जाता है। अगला है कि मानव पर्यावरण मुद्दों से संबंधित नीति एवं कानून का अध्ययन करता है। यानी कि मानव
पर्यावरण संबंध, पर्यावरण मुद्दों एवं संबंधित नीति एवं कानून का अध्ययन करता है। यानी कि यह देखा जाए पर्यावरण के अध्ययन के क्षेत्र में यह देखा जाता है कि जो मानव है, मानव का क्या कर्तव्य है, कौन कौन सी नीतियां हैं और कौन कौन से पर्यावरण को बचाने के लिए किस किस कानून का निर्माण किया गया है। क्योंकि अगर कानून के बारे में आप नहीं जानेंगे तो किसी को बता नहीं पाएंगे, और जब नहीं बता पाएंगे तो बालक को लगेगा कि यार यूं ही हम कुछ भी करते रहेंगे, हमको सजा तो मिलने वाला नहीं है, और बालक जानबूझकर गलतियां करता रहेगा। और जब बालक को आप इन सभी कानून के बारे में बताएंगे, जब बालक इन सभी कानून के बारे में अध्ययन करेगा तो बालक से जो गलतियां होंगी वह ना के बराबर होंगी। क्योंकि बालक क्या करेगा, तो बालक डरेगा, और जब डरेगा बालक तो उससे गलतियां क्या होंगी भाई, ना के बराबर होंगी। बढ़ते हैं आगे, देखिएगा आगे हम बढ़ते हैं तो अगला है कि पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र पे ही हम चल रहे हैं। अगला है कि मौसम संबंधित, किससे संबंधित भाई, मौसम संबंधित अनेक कारण जैसे कि तापमान, पवन दाब, वर्षा, ओलावृष्टि, हिमपात, पाला पड़ना भी पर्यावरण के जैविक घटनाओं को प्रभावित करते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण आज अनेकों समस्याएं हमारे सामने प्रकट हो रही हैं, जिन्हें समझने तथा उनके निवारण हेतु मौसम विज्ञान के बारे में हम पर्यावरण अध्ययन में पढ़ते हैं। यानी कि आप देख रहे हैं कि जो मौसम संबंधित अनेक कारण हैं, जैसे कभी कभी देखते हैं कि तापमान बहुत बढ़ जाता है, आप कभी कभी देखते हैं कि तापमान बहुत कम हो जाता है, आप देखते हैं कि जो पवन है कभी कभी इतनी तेज चलने लगती हैं, आप देखते हैं कि जो दाब है, दाब पृथ्वी पर जो इस एटमॉस्फेयर होता है उसका दाब बढ़ जाता है, जो वर्षा होती है कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी बहुत कम हो जाती है, कभी कभी ओलावृष्टि बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी हिमपात हो जाता है। यानी कि ये जो पर्यावरण के जैविक घटक हैं को प्रभावित करते हैं, कौन प्रभावित करता है, तो पर्यावरण प्रभावित करते हैं। अगर हमारा पर्यावरण अच्छा नहीं है, जैसे आप देखे थे कोरोना काल में जब हमारा पर्यावरण अच्छा था तो पहले जैसे हमारे देश में, हमारे शहर में पहले जैसे बारिश हुआ था, पहले जैसे बारिश मतलब ये कि जो प्रकृति थी यह पुनः वापस लौट आई थी। क्यों? क्योंकि आपने देखा था कि कोरोना काल में जितने भी पर्यावरण प्रदूषित यानी जितने भी पर्यावरण प्रदूषण होते थे वह लगभग ना के बराबर थे, क्योंकि सारी फैक्ट्रियां बंद थी, सारे परिवहन के संचार बंद थे, इसलिए जो हमारा पर्यावरण था वह कुछ समय के लिए क्या हो गया था, शुद्ध हो गया था, जिसके कारण यह जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो परिवर्तन हो रहे थे उस पर कुछ समस्या उस पर कुछ लगाम लगाया गया था। कह रहा है जिन्हें समझने तथा उनके निवारण होते मौसम विज्ञान के बारे में हम पर्यावरण अध्ययन में पढ़ते हैं। सही बात है कि ये सारी चीजें कब आ सकती हैं, जैसे आज जो मौसम विज्ञान है, जब आप देखे थे कि उत्तराखंड में जब बादल फटा था उसके बाद जो हमारा मौसम विभाग है वह बहुत ही अलर्ट हो गया और यह बताने लगा, मौसम विभाग आज हर समय बताता है, हमेशा बताता है कि कब बारिश आएगी, कब भारी बारिश आएगी। और देखते हैं कि मौसम विभाग आज इतना एक्टिव है, इतना सक्रिय है कि 10 दिन या 1 महीने के बाद की घटना पहले ही बता दिया जाता है, ताकि बालक जहां भी हो, लोग जहां भी हो वह सचेत हो जाएं। तो यह सभी के सभी चीजें हम पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत पढ़ते हैं। पर्यावरण का क्षेत्र काफी व्यापक होता है। पर्यावरण अध्ययन को 3 व्यापक नियमों के अनुसार समझा या संचालित किया जाता है। यानी कि जो पर्यावरण होता है, पर्यावरण का क्षेत्र क्या है भाई, तो पर्यावरण का क्षेत्र व्यापक है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि पर्यावरण का क्षेत्र सीमित है कि व्यापक है, तो आपका सही उत्तर होगा पर्यावरण का क्षेत्र क्या है, व्यापक है। पर्यावरण के कितने नियम होते हैं, तो पर्यावरण के कितने नियम होते हैं भाई, 3 नियम होते हैं। पर्यावरण को 3 नियमों के द्वारा समझा जाता है। पहला क्या है भाई, पर्यावरण के बारे में सीखना, यानी कि पर्यावरण के बारे में आपको सीखना होगा कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण किस तरीके से है। अगर हमारे कानों में अधिक आवाज आ रहा है तो यह वायु प्रदूषण है कि ध्वनि प्रदूषण है कि किस प्रकार का प्रदूषण है। यानी कि आप देखते हैं कि कानों में आवाज आ रहा है तो ध्वनि प्रदूषण है। पहले हम पर्यावरण के बारे में क्या करेंगे भाई, सीखेंगे कि पर्यावरण क्या है। उसके बाद पर्यावरण के लिए सीखना। अभी तक देख रहे थे, कह रहा था कि पर्यावरण के बारे में सीखना, पर्यावरण के बारे में सीख रहे हैं। अब पर्यावरण के लिए सीखना मतलब ये कि पर्यावरण को बचाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, किस किस तरीके से कार्य करना पड़ेगा। और जो तीसरा नियम है वह है कि पर्यावरण के माध्यम से सीखना, यानी कि बच्चों के सामने एग्जाम्पल देना कि पर्यावरण हमने क्या क्या सिखाता है, पर्यावरण किस किस प्रकार से हमारी रक्षा करती है, किस किस प्रकार से हमारी मदद करती है। अगर पर्यावरण संतुलित ना हो तो मानव जीवन पर इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है। अगला लाइन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन का विस्तार पर्यावरण को सीखने के लिए माध्यम की तरह प्रयोग करने के लिए लेकर
इसकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए क्या किया जा सकता है, इन सभी विषय वस्तु को व्यवस्था कर बच्चे के आसपास के परिचित अनुभवों से शुरू होकर बाहरी अपरिचित दुनिया की तरफ चलती है। यानी कि मतलब ये कि इस लाइन में यह कहा गया है कि पर्यावरण अध्ययन का विस्तार पर्यावरण को सीखने के माध्यम का प्रयोग करने के लिए इसकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए क्या किया जाए, इस विषय वस्तु की व्यवस्था अपने आसपास के परिचितों से। मतलब ये कि बालक दुनिया के बारे में पहले ना सोचे, पहले अपने चारों तरफ के पर्यावरण के बारे में सोचे, अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में सोचे, अपने शहर के पर्यावरण के बारे में सोचे, अपने राज्य के पर्यावरण के बारे में सोचे। और बालक की जो सोच है वह धीरे 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 राष्ट्रीय स्तर के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोचे कि किस देश में पर्यावरण का अधिक नुकसान हो रहा है, कौन सा देश ऐसा है जो पर्यावरण प्रदूषण अधिक कर रहा है, उसको कैसे रोका जा सकता है, इस पे कैसे रोकथाम लगाया जा सकता है। यानी कि जो आपके सामने यहाँ पे जो दिख रहा है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सभी के सभी क्या है मित्रों, तो ये सभी के सभी पर्यावरण के क्षेत्र हैं। बढ़ते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ और चीजें देखते हैं, बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो 9वां पॉइंट है कि पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र सिर्फ बच्चों को अपने पर्यावरण की खोज करके समझा ही नहीं बल्कि, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र, जो पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र है, इसमें सिर्फ बच्चों को अपने पर्यावरण की खोज करके नहीं समझा जाता है, बल्कि पहला क्या भाई, मतलब ये कि बालकों को पर्यावरण समझाने के लिए अपने पर्यावरण की खोज करके तो समझा ही जाता है, इसके साथ ही साथ और क्या किया जा सकता है, सकारात्मक अभिवृत्तियों, मूल्यों एवं प्रथाओं जैसे कि धरती पर जीवन की रक्षा, प्यार, अपने और दूसरों की देखभाल, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, सामूहिक अधिगम की प्रशंसा, अपनेपन का भाव, सामाजिक दायित्व, सांस्कृतिक महत्व को समझने का विकास भी करना है। यानी कि पर्यावरण एक तरीके से, पर्यावरण अगर बात करें कि आपका जो आसपास का वातावरण है, आपके आसपास नदियां स्वच्छ हैं, आपके आसपास ध्वनि प्रदूषण नहीं है, आपके आसपास जो लोग हैं उनका बात व्यवहार भी बहुत अच्छा है, आपके आसपास बहुत बहुत हरियाली है, आसपास आपके बहुत खुशहाली है, तो आप देख रहे हैं कि बस यही पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता। इसके साथ साथ और क्या आता है, जैसे सकारात्मक अभिवृत्ति। अभिवृत्ति का मतलब होता है दृष्टिकोण, मनोवृत्ति, मन की स्थिति। आपकी जो सकारात्मक अभिवृत्ति, जो आपकी सोच है वह क्या होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। अगर सकारात्मक सोच नहीं है तो आपका आंतरिक पर्यावरण अच्छा नहीं है, और जब आपका आंतरिक पर्यावरण नहीं अच्छा है तो जाहिर सी बात है कि जो आपकी बीपी है, वह बीपी यानी कि जो आपका टेम्परेचर है, जो ब्लड प्रेशर है, वह तो बढ़ना ही बढ़ना है। इसलिए अंदर के वातावरण को भी अच्छा रखिए। किस वातावरण को भाई, अंदर के वातावरण को भी अच्छा रखिए। जैसे आप देखते हैं कि हम कहते हैं सर हम इसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें। आप ज्यादा कुछ मत सोचा करिए भाई, जितना होना है उतना ही होगा, जितना आपने सीखा है उतना ही अंक पाएंगे। ज्यादा किसी भी वस्तु के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, ताकि आपका आंतरिक अगर वातावरण खराब हो गया, अगर आपका सकारात्मक दृष्टिकोण प्रभावित हो गया, तो आप किसी भी विषय वस्तु को बनते बनते बिगाड़ के चले आते हैं। देखिएगा मूल्यों एवं प्रथाओं जैसे कि धरती पर जीवन की रक्षा। धरती पर जीवन की रक्षा कैसे होगी, आपसी प्यार कैसे बढ़ेगा, अपने और दूसरों की देखभाल कैसे करना है, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण कैसे होगा, सामूहिक अधिगम की प्रशंसा कैसे होगी, अपनेपन का लोगों के अंदर भाव कैसे आएगा। देखिएगा इस समय यही तो भाव सबसे नहीं के बराबर है, अपनेपन का भाव। किसी के मन में अपनेपन का भाव इस समय नहीं है। कोई भी विषय वस्तु या कोई भी व्यक्ति अपना ही हित सोच रहा है, किसी के मन में अपनेपन का भाव नहीं है। सामाजिक दायित्व, आपका समाज में क्या दायित्व है, आपका समाज में क्या दायित्व है, आपको समाज में किस तरीके से रहना चाहिए, यह आज मानव जाति इससे दूर होता जा रहा है। और जितना मानव जाति इससे दूर होता जा रहा है, प्रकृति उतना ही मानव के साथ खिलवाड़ कर रही है, लेकिन मानव फिर भी सुधरने लायक नहीं है, ना ही सुधर रहा है। संस्कृति के महत्व को समझने तथा विकास भी करना, यानी कि जो हमारी संस्कृतियां हैं उसके क्या महत्व हैं, क्यों हैं। आप देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियां, जैसे आप देखते हैं दिवाली मनाया जाता है, होली मनाया जाता है, ईद मनाया जाता है, बकरीद मनाया जाता है। सभी को मनाने का एक पर्टिकुलर उद्देश्य होता है कि संस्कृतियां, यानी कि जो हमारी संस्कृतियां हैं वह भी मुझे बहुत कुछ सिखाती हैं, वह भी बहुत सी प्रकार की बातें बताती हैं, लेकिन व्यक्ति उस चीज से समझे तब तो, व्यक्ति उस चीज को समझने वाला नहीं है। अगला कह रहा है कि पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सकारात्मक तथा अनुकूल क्रियाओं की शुरुआत करना, यानी कि पर्यावरण अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके, इसलिए जो आपका जो दृष्टिकोण है वह कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और क्रिया कैसी करनी चाहिए, अनुकूल क्रिया, यानी कि सार्थक क्रिया, निरंतर प्रयास आपको करते रहना चाहिए।
अगला कह रहा है संरक्षण की नीतियों को बढ़ावा देना तथा पर्यावरण को बढ़ावा देने वाले स्वभाव एवं आदतों को अपनाकर, यानी कि उस आदत को अपनाया जाए, उस तरीके से आदत को अपनाया जाए जिसके द्वारा पर्यावरण के बारे में सोचा, पर्यावरण के बारे में समझा जा सके। जैसे आप देखते थे कि पहले लोग प्लास्टिक के गिलास का प्रयोग करते थे, जिससे जो हमारा पर्यावरण होता था वह प्रभावित होता था। सॉरी मित्र, थोड़ा सा मैं पानी पी लूं। पहले होता यह था कि जब लोग प्लास्टिक के गिलासों का प्रयोग करते थे तो उस समय होता यह था कि जो हमारा पर्यावरण था काफी प्रभावित होता था। लेकिन होता यह है कि इस समय सरकार ने कहा है कि नहीं, प्लास्टिक की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है। तो आप देख रहे हैं कि पेपर की गिलास आ रही है, पेपर का प्लेट आ रहा है, लेकिन आज भी मानव ने पॉलिथीन का प्रयोग करना बंद नहीं किया है। कहीं ना कहीं ये जो प्लास्टिक का प्रयोग हो रहा है, प्लास्टिक को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को नुकसान कर रहा है। और सरकारें कहती हैं कि प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना है, प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना है, और जैसे ही प्लास्टिक बाहर किसी गरीब के हाथ में पॉलिथीन देख लेती है, पुलिस आगे जाके उसका एफआईआर कर देती है। अरे प्लास्टिक आया कहां से? जहां से प्लास्टिक पैदा हो रहा है, जहां प्लास्टिक बन रहा है, उस फैक्ट्री पे जाइए, उस फैक्ट्री को बंद करवाइए ना। लेकिन नहीं, फैक्ट्री नहीं बंद होने वाले हैं, फैक्ट्री नहीं बंद होने वाले भाई। दारू बिकेगा, आपको कहा जाएगा कि आप दारू ना पीजिए। अरे पहले दारू की फैक्ट्री बंद करिए। अगर फैक्ट्री नहीं रहेगा तो व्यक्ति दारू कैसे पिएगा? नहीं पी सकता है। इसलिए आपको अगर पॉलिथीन पे रोक लगाना है तो फैक्ट्री के मालिक पर छापा डालिए, फैक्ट्री पर छापा डालिए कि वह कैसे पॉलिथीन का निर्माण कर दिया। अगर पॉलिथीन का निर्माण नहीं करेगा तो आम आदमी पॉलिथीन का प्रयोग भी नहीं करेगा। इसलिए आपको सोचना होगा और ऐसी आदतों को बढ़ावा देना होगा। आपको मार्केट हमेशा झोला लेके जाना होगा, पेपर बैग लेके जाना होगा, ताकि आप कम से कम पॉलिथीन का यूज कर सके और अपने पर्यावरण को क्या कर सके मित्रों, सुरक्षित कर सके। बढ़ते हैं अगली लाइन पे बढ़ते हैं। देखिएगा, जब आगे हम बढ़ेंगे तो आगे मुझे क्या देखने को मिलेगा? देखिए, कुछ ना कुछ तो देखने को मिलेगा ही। आइए देखते हैं आगे क्या देखने को मिलेगा। ये जो आपका जो आज क्लास है, इससे आपको बहुत कुछ मिलने वाले हैं। मैं आपको बहुत कुछ आज देने वाला हूं। बढ़ते हैं अगले पेज पे। अगला पेज है कि पर्यावरण अध्ययन का महत्व एवं एकीकृत पर्यावरण अध्ययन। मतलब पर्यावरण जो अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन का क्या महत्व है और एकीकृत पर्यावरण अध्ययन क्या है ना। मतलब ये कि पर्यावरण अध्ययन का महत्व, मतलब जो आप पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं इसका क्या महत्व है, और एकीकृत पर्यावरण अध्ययन मतलब ये कि जो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण को एक साथ मिला के एक रूप में कन्वर्ट किया गया है, जिसको कहते हैं पर्यावरण अध्ययन, उसका अध्ययन क्यों किया जाता है। पहला कह रहा है पर्यावरण अध्ययन अपने आप में अलग से कोई विषय नहीं है। पर्यावरण अध्ययन अपने आप में कोई अलग से विषय नहीं है। क्यों नहीं विषय है? क्योंकि जो पर्यावरण अध्ययन है इसमें विज्ञान, सामाजिक अध्ययन को शामिल किया गया है। सामाजिक अध्ययन और विज्ञान को मिला के ही पर्यावरण का निर्माण किया गया है। इसलिए जो पर्यावरण है वह कोई अलग से विषय नहीं है। इसके अंतर्गत विभिन्न विषयों जैसे सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अवधारणाओं का उपयोग करते हुए प्राथमिक कक्षाओं में इसकी आधार भूमि तैयार की जाती है। यानी कि इन सभी विषयों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? पर्यावरण अध्ययन का एक विषय बनाया जाता है। अगला लाइन कह रहा है कि प्रत्येक विषय के शिक्षण का अपना उद्देश्य है, अपना महत्व है एवं इससे विषय के सीखने की प्रक्रिया जुड़ी हुई है। यानी कि आप देख रहे हैं कि प्रत्येक विषय का अपना एक महत्व होता है। जैसे आप देखते हैं कि बालकों को भाषा सिखाते हैं तो भाषा सिखाने का भी महत्व होता है कि बालक अच्छे तरीके से भाषा का प्रयोग कर सके, बालक अपने दैनिक जीवन में भाषा का अच्छे तरीके से प्रयोग कर सके, व्यक्ति किसी के सामने अच्छे तरीके से भाषा को अभिव्यक्त कर सके। उसी प्रकार पर्यावरण शिक्षा देने का भी एक अपना महत्व होता है। जैसे आप गणित का शिक्षा क्यों देते हैं कि बालक अपने व्यवहारिक जीवन में गणित का प्रयोग कर सके, बालक अपने व्यवहारिक जीवन में गणित के बारे में सोच सके, बालक किसी भी विषय वस्तु के बारे में, अमूर्त अगर विषय वस्तु है तो अमूर्त से बालक मूर्त तक जा सके। यानी कि किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाने का उद्देश्य होता है। उसी प्रकार पर्यावरण को पढ़ाने का भी एक उद्देश्य है ताकि बालक अपने पर्यावरण के बारे में सीख सके, बालक अपने पर्यावरण के बारे में समझ सके। इसलिए बालक को पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा दिया जाना चाहिए और दिया जाता भी है। आगे आइए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला लाइन क्या कहता है। अगली लाइन की यदि बात करें तो अगला लाइन क्या कहता है भाई, देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। पर्यावरण अध्ययन का महत्व, पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्या होता है समझिएगा। पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्या होता है
संपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य बच्चे की मानसिक, भावात्मक, सृजनात्मक, सामाजिक, शारीरिक आदि क्षमताओं का विकास करना। यह सिर्फ कक्षा में रट्टा मार कर पढ़ने से नहीं बल्कि पर्यावरण के साथ जुड़ाव तथा अनुभव से होता है। यानी कि यह लाइन कह रहा है कि संपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य बालक की मानसिक, भावात्मक, सृजनात्मक, सामाजिक, शारीरिक आदि क्षमताओं का विकास करना है। सही बात है। हम आपको ईवीएस, हम आपको हिंदी क्यों पढ़ाते हैं, हम आपको साइकोलॉजी क्यों पढ़ाते हैं, हम आपको अंग्रेजी क्यों पढ़ाते हैं, हम आपको हिंदी क्यों पढ़ाते हैं, हम आपको गणित क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि आपका मानसिक विकास हो सके, भावात्मक विकास हो सके, सृजनात्मक विकास हो सके, सामाजिक विकास हो सके, शारीरिक विकास हो सके। यानी आपके शिक्षा देने का उद्देश्य यह है कि बालक का यह सब उद्देश्य हो सके। यह सिर्फ कक्षाओं में रट्टा मारकर पढ़ने से नहीं, यानी कि यह जब जो भी विकास हो रहा है यह रट्टा मारने से नहीं होगा बल्कि किससे होगा? पर्यावरण के साथ जुड़ने से होगा। जब आप पर्यावरण के साथ जुड़ेंगे नहीं तब तक आपका इसमें से कोई भी विकास हो नहीं सकता। आपका ना ही मानसिक विकास हो सकता है, ना ही भावात्मक विकास हो सकता है, ना ही सृजनात्मक, सामाजिक और शारीरिक विकास हो सकता है। इसलिए इन सभी में विकास करने के लिए आपको पर्यावरण से क्या होगा भाई? जुड़ना होगा। अगला लाइन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के मुख्य केंद्र बिंदुओं में से एक है। पर्यावरण अध्ययन के मुख्य केंद्र बिंदुओं में से एक है बच्चों को वास्तविक संसार जिसमें वह रहते हैं से परिचित कराया जाए। पर्यावरण अध्ययन की परिस्थितियां तथा अनुभव उन्हें प्राकृतिक एवं मानव निर्मित प्रति देश की छानबीन करने तथा उसे जोड़ने में सहायता करें। यानी कि ये जो लाइन है वह यह कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के मुख्य केंद्र बिंदु है में से एक है। यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन है सभी विषयों के साथ पर्यावरण का भी एक स्थान है। इसलिए स्थान है क्योंकि जो पर्यावरण अध्ययन है यह बच्चों को वास्तविक संसार जिसमें वह रहते हैं से परिचित कराता है तथा पर्यावरण अध्ययन की परिस्थितियां एवं तथा अनुभव उन्हें अपने प्राकृतिक एवं मानव प्रति निर्मित देश की छानबीन करने तथा उससे जोड़ने में सहायक होते हैं। यानी कि यहाँ पे किस तरीके से रहा जाए, संसार में कैसे जिया जाए, लोगों के बीच हमारा व्यवहार कैसा हो, लोगों के बीच हमारा संबंध कैसा हो, किस परिस्थिति में किस तरीके से कार्य किया जाए, यह सारी की सारी बातें कौन बताता है? पर्यावरण अध्ययन बताता है। तीसरा लाइन कह रहा है कि हम अपने अस्तित्व तथा जीवन की निरंतरता के लिए अपने पर्यावरण पर निर्भर हैं। इस संदर्भ में प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य यह है कि अपने पर्यावरण की रक्षा संरक्षण ऐसा करने के लिए इस बात की समझ अत्यंत आवश्यक है कि हमारे पर्यावरण की संरचना क्या है तथा इसका महत्व क्या है। पर्यावरण अध्ययन इसमें सहायक कैसे हो सकता है। यानी कि हम अपने अस्तित्व एवं जीवन की निरंतरता के लिए अपने पर्यावरण पर निर्भर हैं। सही बात है। जो हमारा अस्तित्व है यह पर्यावरण की वजह से ही है। अगर पर्यावरण नहीं है तो मानव का जीवन नहीं है। हम एक कदम भी बिना पर्यावरण का नहीं चल सकते। इस संदर्भ में प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक कर्तव्य है कि वह अपने पर्यावरण की रक्षा कर सके। यानी कि अगर आपका जीवन पर्यावरण पर निर्भर है तो आपको पर्यावरण के बारे में क्या करनी चाहिए? पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, पर्यावरण के बारे में सोचना चाहिए, पर्यावरण के बारे में निरंतर प्रयास करना चाहिए ताकि हम पर्यावरण को अच्छे तरीके से बचा सकें, बच्चे पर्यावरण के बारे में अच्छे तरीके से समझ सके। अगला लाइन क्या कह रहा भाई? देखिएगा, अब बढ़ते हैं अगले लाइन की तरफ। तो अगला लाइन हमारा क्या कह रहा है? देखिएगा, अगला लाइन की तरफ मैं चल रहा हूं। पहले इसको इरेज कर दिया जाए, फिर अगले लाइन की मैं शुरुआत करता हूं। मित्रों, आज की जो क्लास है इस क्लास में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, आपको सब कुछ सिखाया और समझाया जाएगा। ये अगर आपका ये जो वीडियो अगर बड़ा होता जाएगा तो मैं इसका दूसरा श्रृंखला या दूसरा सीरीज लेके आऊंगा जिसमें आपको इसके आगे बढ़ाऊंगा। वैसे आज जो पढ़ाना है, जितना पढ़ाना है, जितना हो सकता है हमसे, जितना बन सकता है मुझसे हमसे, उतना मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अगर फिर भी पर्यावरण अध्ययन के बारे में कुछ रह जाता है तो आपको अगले वीडियो में लेके आऊंगा। अगला लाइन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन बच्चों को पर्यावरण में होने वाली अनेक घटनाओं एवं क्रियाकलापों के बारे में अपनी समाज का विकास करने में सहायता करता है। इसके द्वारा इन्हें सीखने के लिए प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किए जाते हैं। मतलब ये कि जो लाइन है वह यह कह रही है कि पर्यावरण अध्ययन
पर्यावरण अध्ययन बच्चों में पर्यावरण अध्ययन बच्चों को पर्यावरण में होने वाली अनेक घटनाओं एवं क्रियाकलापों के बारे में अपनी समाज का विकास करने के लिए सहायक होता है। इसके द्वारा इन्हें सीखने के लिए प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किए जाते हैं। यानी बालक को पर्यावरण में समाज में ला के दिखाया जाता है, सिखाया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से बालक को पर्यावरण के बारे में दिखाया जाता है कि देखो यहाँ पेड़ नहीं है तो कितना गर्मी है, यहाँ पेड़ है तो कितना कम गर्मी है, यहाँ तालाब है तो कितना सुंदर लग रहा है, यहाँ पे तालाब नहीं है तो कितना सुंदर लग रहा है। जब इस तरीके से बालक के सामने आप बताएंगे, समझाएंगे, तो बालक पर्यावरण के बारे में काफी कुछ सोचेगा। अगला लाइन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन बच्चों को यह समझ प्रदान करता है कि हम किस प्रकार से अपने भौतिक, जैविक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाकलाप करते हैं तथा उसके द्वारा प्रभावित होते हैं। सही बात है, ये तो आपको पहले ही बताया गया है। बढ़ते हैं अगले तरफ, अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज क्या कह रहा है भाई, देखिएगा अगला पेज हमारा क्या कह रहा है। आज हम लोग बिल्कुल पर्यावरण के बारे में हर बिंदु को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और मैं आपको पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रैक्टिस सेट कराऊंगा जो मैं जल्द ही कराऊंगा। अब हमारी वीडियो रोज आएगी, रेगुलर आएगी, डेली आएगी, ताकि आपकी सफलता, हमारी पहचान यह कायम रहे। आपको सफल बनाना हमारा अंतिम उद्देश्य है। मित्रों, आपकी पढ़ाई के लिए हमसे जो बन सकेगा, हमसे जो हो सकेगा, बिल्कुल हम सब कुछ करेंगे। बस यह है कि आपको पढ़ना होगा, हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलना होगा। देखिएगा अगला लाइन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य लक्ष्य की बच्चों को एक योग्य बनाना, ताकि वह पर्यावरण से संबंधित सभी मुद्दों को जानने, समझने और संबंधित समस्याओं को हल करने में क्या हो सके, सक्षम हो सके। देखिएगा ये चीज तो हम पहले ऑलरेडी बता चुके हैं कि बालकों की सोच इस प्रकार से करनी चाहिए ताकि बच्चा अपने पर्यावरण के बारे में क्या कर सके भाई, सभी मुद्दों को जानने और समझने से संबंधित समस्याओं को क्या कर सके, हल कर सके। इसके लिए बच्चा क्या हो सके, सक्षम हो सके। यह बच्चों को कक्षा में सकारात्मक माहौल प्रदान करता है तथा सीखने के लिए प्रेरित करता है। सही बात है, अगर पर्यावरण हमारा अच्छा है, अगर हमारा सामाजिक पर्यावरण अच्छा है, अगर हमारे साथ जितने भी लड़के जुड़े हुए हैं, जितने भी अगल बगल के हमारे मित्र हैं, अगर अच्छे हैं, तो एक सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा और सभी के सभी आगे बढ़ेंगे। अगर मान लीजिए कि आपका ऐसा समाज है, आपके साथ ऐसे लोग हैं, आपका पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण ऐसा है जिसमें कुछ दुष्ट टाइप के लोग हैं, तो जो दुष्ट टाइप के लोग हैं उनसे आप हमेशा परेशान रहेंगे और आपका विकास अच्छे तरीके से नहीं हो सकता। अगला लाइन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं सुविधाजनक बनाने में सहायक है, क्योंकि यह करके सीखने पर क्या देता है, बल देता है। सही बात है कि जो पर्यावरण अध्ययन है वह व्यक्ति को करके सीखने पर क्या देगा, बल देगा। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के हाथों में काम करने के महत्व और विरासत में प्राप्त शिल्प परंपराओं को प्रोत्साहित करने की जरूरत पर बल देता है। यानी कि जो आपको विरासत में मिला है, जो आपको नदियां मिली है, जो आपको पहाड़ मिला है, इन सब जो आपको विरासत में मिला है, इन परंपराओं से क्या करता है, पर्यावरण को प्रोत्साहित करने पर क्या देता है, बल देता है। एनसीएफ पर्यावरण अध्ययन एनसीएफ 2000 की चिंताओं में से एक को कम करने में भी मदद करता है, पाठ्यक्रम के बोझ को घटाना। यानी कि एनसीएफ 2005 यह कहता है कि बालक के पाठ्यक्रम का जो बोझ है, उस बालक के पाठ्यक्रम के बोझ को हटा दिया जाए, कम कर दिया जाए। क्वेश्चन यहां से पूछा भी जाता है कि शिक्षा बिना बोझ की का क्या तात्पर्य है। तो शिक्षा बिना बोझ की का तात्पर्य यह है कि जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम के भार को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, पाठ्यक्रम के भार को हटा दिया जाए। अब देखते हैं, कहता है कि शिक्षा बिना बोझ की का क्या तात्पर्य है, तो आप मार के आते हैं कि बालक के बस्ते के भार को कम करना। नहीं भाई, बालक के बस्ते के भार को कम नहीं करना। जब आप सिलेबस के भार को कम कर देंगे, पाठ्यक्रम के भार को कर देंगे, तो बालक का बस्ते का भार ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा मित्रों, कम हो जाएगा। अगला लाइन कह रहा है कि इसके अध्ययन से बच्चे गहनता से सोचते हैं एवं सीखते हैं तथा अनुभवों को विश्लेषण करते हैं। मतलब ये कि जब बालक को पर्यावरण के बारे में समझाएंगे, सिखाएंगे, तो बच्चा इसके बारे में गहनता से क्या करेगा, गहन अध्ययन करेगा, उसके बारे में सीखेगा और अनुभवों का विश्लेषण करेगा। यानी कि जो भी बालक को अनुभव मिला है उसका तर्क वितर्क बच्चा आसानी से कर सकेगा। यानी कि अभी तो जो हम देख रहे हैं, इससे जो भी हम कुछ चीजें बता रहे हैं, ये आपको क्लियर होते हुए आगे बढ़ रही होगी। उम्मीद है कि जो कुछ भी बताया जा रहा है, यह हमारे द्वारा बताई गई विषय वस्तु आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला नंबर कह रहा है कि इस प्रकार के अनुभव, अगला क्या लाइन कह रहा है कि इस प्रकार के अनुभव बच्चों में सामूहिक कौशलों का विकास करने में सहायता करते हैं। यह उन्हें दल के साथ घुलने मिलने के कुछ प्राथमिक कौशलों का विकास करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। जैसे दल के साथ काम करना, उनकी बात सुनना, उनसे बात करना सीखना।
मतलब ये कि आप देखते हैं कि जब बच्चा समाज में जाता है तो दल के साथ यानी लोगों के पास बीच कैसे काम करना यह सीखता है, उनकी बात भी सुनता है और उनसे कुछ ना कुछ बच्चा क्या करता है भाई, सीखता है। इसी के साथ बच्चों में दूसरों के दृष्टिकोण एवं विश्वासों के प्रति भावनाओं का विकास होता है। यानी कि बालक दूसरे के दृष्टिकोण को देखता है और बालकों को किसी पे क्या होगा, विश्वास होगा, विश्वास के प्रति क्या होगा, भावनाएं विकसित होंगी। विचारों, अनुभवी लोगों, आप देखिएगा अनुभवी होना चाहिए, अनुभवी लोगों भोजन, भाषा, पर्यावरण तथा सबसे अधिक सामाजिक सांस्कृतिक रिवाजों एवं आस्थाओं की कदर करना सीखता है। जब बच्चा जाएगा तो इन सब की कदर क्या करेगा, सीखेगा। अगला है, अपने शुरुआती वर्षों में बच्चों को एक ऐसे अनुभव उन्हें बड़े होकर लोकतांत्रिक देश के अच्छे नागरिक बनने के लिए क्या करते हैं, सहायता करते हैं। सही बात है। जो एक्टिव नहीं है, जो सक्रिय नहीं है, उसको समाज के द्वारा समाज में कभी भी स्थान नहीं मिलता है। जो समाज के प्रति सोचते हैं, जो समाज के प्रति जागरूक रहते हैं, जो समाज को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, वही उसी व्यक्ति को समाज आगे भी बढ़ते हुए देखना चाहता है। अधिगम इर्द गिर्द के पर्यावरण, प्रकृति, वस्तु एवं लोगों के साथ क्रियाओं एवं भाषा के साथ संपर्क बनाने से होता है। खोजना तथा खुद करना, प्रश्न करना, सुनना तथा सहक्रिया करना मुख्य क्रिया है, जिसके माध्यम से अधिगम होता है। पर्यावरण अध्ययन इसमें सहायक होता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि अपने इर्द गिर्द के वस्तुओं के बारे में देखना होता है, प्रकृति के बारे में देखना होता है, अपने वस्तु के बारे में देखना होता है। इसके साथ साथ क्रियाएं एवं भाषा के द्वारा संपर्क बनाने से होता है, खोजना होता है, खुद काम करना होता है, प्रश्न करना होता है, सुनना होता है, सहक्रिया साथ साथ कार्य करना होता है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यकीनन आप पर्यावरण का कर रहे हैं, सीख रहे हैं, यानी कि पर्यावरण का आप क्या कर रहे हैं मित्रों, अध्ययन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बालकों को पर्यावरण के बारे में सोचने के लिए, समझने के लिए इस प्रकार से क्रिया करना चाहिए कि बालक को अपने स्वयं क्रिया करना चाहिए, स्वयं क्रियाकलाप करके सीखना चाहिए। क्योंकि बालक जब स्वयं क्रियाकलाप करके सीखता है तो बालक क्या करता है मित्रों, अधिक से अधिक सीखता है। आगे हम बढ़ेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे कि एकीकृत पर्यावरण अध्ययन। एकीकृत पर्यावरण अध्ययन क्या होता है भाई? एकीकृत पर्यावरण अध्ययन को देखने के लिए देखिएगा जरा सा हम कुछ और देखते हैं। एकीकृत पर्यावरण अध्ययन, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन क्या होता है देखिएगा। हमारी एकीकृत पर्यावरण अध्ययन का मतलब यह होता है कि जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान दोनों को एक विषय के रूप में शामिल कर दिया गया है, जिसको एक नाम दिया गया है पर्यावरण अध्ययन। तो एकीकृत पर्यावरण अध्ययन क्या है? हमारी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 1975, 1988, 2000, 2005, यानी कि पहली बार एनसीएफ का निर्माण हुआ था 1975 में, दूसरी बार हुआ था 1988 में, तीसरी बार हुआ था 2000 में और चौथी बार हुआ था 2005 में। यानी कि एनसीएफ 2005 यह चौथी एनसीएफ है। इस बात को ध्यान में रखकर बनाई गई है कि पर्यावरण की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। यानी कि इन चारों एनसीएफ में कहा गया है कि पर्यावरण की रक्षा आपको करनी है। पर्यावरण की शिक्षा पर इन सभी एनसीएफ में अधिक से अधिक जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पर्यावरण के बचाव को केंद्र में रखते ही राष्ट्रीय पाठचर्या के विकास की बात कही गई, अर्थात यह संपूर्ण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यानी कि एनसीएफ, इन सभी प्रकार की एनसीएफ में पर्यावरण को बचाने की बात तो किया ही किया गया। एनईपी अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में भी यह कहा गया है कि बालकों को पर्यावरण शिक्षा देने की बात की गई है। यानी कि संपूर्ण शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण शिक्षा भी देना एक महत्वपूर्ण होगा। राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी द्वारा विकसित सब्जी पाठ्यक्रम में इस पर ध्यान देने पर विशेष दिया गया है। यानी कि जो एनसीईआरटी है, जो हमारे पाठ्यक्रम का निर्माण करती है, वह भी यह कहती है कि बालकों को पर्यावरण की शिक्षा देना अति महत्वपूर्ण है, ताकि बालक अपने देश के बारे में, अपने प्रकृति के बारे में जान सके, समझ सके। देखिएगा 1975 की राष्ट्रीय पाठचर्या प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण का एक अलग विषय के रूप में पढ़ाने के लिए बात किया था। इसमें यह प्रस्तावित किया गया था कि पर्यावरण अध्ययन के रूप में प्राथमिक कक्षाओं में देखिए मित्रों, जो आपके सामने दिख रहा है, इसके पहले हमने आपको पहले ही बता दिया था। पहले ही हमने बता दिया था कि 1975 का प्लान क्या था और एनसीएफ 2000 का प्लान क्या है। तो इन सभी विषय वस्तु के बारे में हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इन विषय वस्तु के बारे में आपको मैंने पहले ही समझा दिया था, पहले ही दिखा दिया था कि 1975
1975 के एनसीएफ में पर्यावरण शिक्षा किस तरीके से देने की बात की गई थी और 2000 वाली एनसीएफ में बालक को पर्यावरण शिक्षा देने की कैसे बात की गई थी, इसके बारे में हम लोग क्या किए, इसके बारे में हम लोग पहले से ही पढ़ लिए हैं। देखिएगा अब यह देखते हैं, देखिएगा कि बोझ रहित अधिगम राष्ट्रीय सलाहकार समिति की रिपोर्ट शिक्षा 1993 में पीओए आया। पीओए माने ये पीओए प्रोग्राम ऑफ एक्शन। हुआ ये क्या था कि जो 1986 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसका संशोधन 1993 में हुआ था, जिसे प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ईश्वर भाई पटेल समीक्षा समिति 1977, एनसीईआरटी कार्य समूह 1984 और शिक्षा के लिए समीक्षा समिति पर राष्ट्रीय नीति 1990 ने सीखने के कार्य को आसान करने के लिए छात्रों पर शैक्षिक बोझ को कम करने के लिए कई सिफारिशें की, लेकिन कम होने के बजाय समस्या और अधिक तीव्र हो गई और इसलिए संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्रों के शैक्षणिक बोझ बढ़ाने की समस्या की जांच करने के लिए 1992 में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति की स्थापना किया। भारत सरकार ने इसके कब किया भाई? 1993 में किया। यानी कि पहले 1977 में ईश्वर भाई पटेल समीक्षा समिति आई थी, उसमें यह कहा गया था कि जो बालकों को पर्यावरण शिक्षा देने की बात की जा रही है यह बोझिल ना हो, बालक पर पर्यावरण की शिक्षा बोझ ना बने। फिर 1977 में एनसीईआरटी कार्य समूह ने भी यही कहा था कि पर्यावरण की शिक्षा बालक पर बोझिल ना बने। फिर उसके बाद देखते हैं कि समीक्षा समिति पर राष्ट्रीय नीति 1990 में भी यह बात कहा गया था कि जो शिक्षा है वह पर्यावरण की जो शिक्षा है वह बालक पर बोझिल नहीं बननी चाहिए। इसके लिए जब जो हमारी भारत सरकार है यानी कि संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्रों के इस चीज को देखा और 1992 में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति की स्थापना किया और उसमें यह कहा कि जो शिक्षा है ऐसे शिक्षा दिया जाएगा पर्यावरण की जो बोझ बढ़ाने वाली ना हो, बोझ को कम करने वाली हो, ऐसा कहा गया था। देखिएगा इसके उद्देश्य में क्या शामिल है, इसका उद्देश्य क्या होता है, यानी कि बोझ रहित पर्यावरण की शिक्षा देने का उद्देश्य क्या है? जीवन भर स्वयं सीखने और कौशल तैयार करने के लिए क्षमता सहित की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों पर छात्रों एवं भार को कम करने के लिए तरीके और साधन को सुझाना ताकि बालकों की जो समस्याएं हैं, बालकों का जो भार है वह बालकों का भार क्या हो सके भाई? कम हो सके। तो ऐसा सुझाव कब आया था? तो ऐसा सुझाव आया था 1993 में, जिसके द्वारा यह कहा गया था कि बालकों के भार को क्या किया जाए? कम किया जाए। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब हमको यह देखना है कि इस समिति ने यानी जो 1993 में जो समिति आई थी, इस समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया 1993 में बोझ रहित शिक्षण का। यानी कि आपको हमने पहले ही बता दिया कि जो 1993 की जो समिति आई है उसमें यह कहा गया है कि बालकों को पर्यावरण शिक्षा देने के लिए बालकों पर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं दिया जाना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। देखिएगा आगे हम क्या पढ़ते हैं भाई? आगे हमको यह देखना है कि एनसीईआरटी 2000 यानी कि जो नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क 2000 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा जो 2000 है वह यह क्या कहती है? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2000 क्या कहती है? एनसीईआरटी 2000 ने पहली बार सुझाव दिया था कि विभिन्न विषयों के विचारों एवं अवधारणाओं को एकीकृत किया जाए, जैसे कि भारत की संस्कृति की विशारत, पर्यावरण की सुरक्षा, परिवार प्रणाली, कानूनी साक्षरता, मानव अधिकार जैसे शिक्षा, वैज्ञानिक सोच को पोषण इत्यादि। यानी कि एनसीईआरटी 2000 में यह पहली बार कहा गया था कि बालकों की जो सोच है वह वैज्ञानिक बनाने के तरीके हैं ताकि बालक किसी भी विषय वस्तु पर आसानी से सोच समझ सके। अगला है कि एनसीईआरटी 2000 में पहली बार पर्यावरण अध्ययन को सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के रूप में ये तो मैंने आपको पढ़ाया है, ये तो पहले ही आपको बता दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी 1975 का प्लान क्या था, एनसीईआरटी 1975 का प्लान क्या था और एनसीईआरटी 2000 का प्लान क्या था, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, समझा दिया है, इसलिए इसके बारे में मुझे चर्चा करनी नहीं है। चले बढ़ते हैं आगे। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ देख लिया जाए, इसमें कुछ और आपको दिखाना है क्या? कक्षा 1 से पाठ्यक्रम 2 तक भाषा और एकीकृत नहीं, इसको नहीं देखना है, ऑलरेडी मैंने बता दिया इसको आपको। एनसीईआरटी 2000 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। देखिएगा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा जो 2005 है वो जो राष्ट्रीय पाठचर्या हम कह रहे हैं एनसीईआरटी 2005 यानी कि जो नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क है ना, जो 2005 है वह एनसीईआरटी 2000 के अनुसार ही शिक्षा देने की बात करती है। यानी कि इसको भी ज़्यादा हम लोगों को देखने की आवश्यकता नहीं, इसको भी हमने पहले ही बता दिया है ना। पर्यावरण
पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता। एकीकृत करना का मतलब ये कि जो पर्यावरण कई टुकड़ों में बटा हुआ है उसको एक साथ पढ़ा जाए, उसको अलग अलग बांट के ना पढ़ाया जाए। जो आपका यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका एनसीईआरटी के द्वारा जो 6 विषय बताए गए थे कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण को पढ़ाने के लिए, जो थे 6 थीम बताए गए थे, उन थीम के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि एक एक थीम के बारे में क्या है। तो पहला थीम है क्या भाई? पहला थीम है परिवार एवं मित्र, प्रकरण के भाग के रूप में, यानी कि जो परिवार एवं मित्र है इसके बारे में देखिएगा इसमें क्या कहा गया है। इसमें यह कहा गया है कि जो 6 थीमें हैं एक एक के बारे में बताया गया है कि परिवार एवं मित्र क्या है, भोजन क्या है, आश्रय क्या है, पानी क्या है, यात्रा क्या है, चीजें हम जो बनाते हैं वह करते क्या है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। मन करें तो आप देखिएगा इसको, चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहें तो आप इसको क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। देखिए जो हमको महत्वपूर्ण लगेगा वो आपको मैं बताऊंगा, जो महत्वपूर्ण है उसको पढ़ाते हुए आगे बढ़ूंगा। अब हम लोग देखेंगे पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा। ये मुझे देखना है कि पर्यावरण अध्ययन क्या होता है, पर्यावरण शिक्षा क्या होती है। पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा को हमको थोड़ा सा देखना है, और इसके साथ साथ इसमें हम क्या होता है पर्यावरण अध्ययन, क्या होता है पर्यावरण शिक्षा, यानी कि इसमें देखना है कि जो ईबीएस जो देखिएगा जो ईबीएस का जो अध्ययन होता है या जो ईबीएस की जो एजुकेशन है, शिक्षा है, इन दोनों में क्या अंतर है, बच्चों को यह क्यों दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, किस तरीके से दिया जाता है, आज नहीं, इसके बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे। मित्रों आपको जैसा कि बता दें कि जो हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन नहीं जुड़े हुए हैं, उनको मैं बता दूं कि बुद्धा कोचिंग सेंटर बुद्धा के उन समस्त बालकों को जो बुद्धा में पढ़े हुए हैं या बुद्धा में नहीं पढ़े हुए हैं, उन समस्त बालकों के लिए शाम को 3 से 5 एक मैराथन क्लास चला रहा है, जिसमें आपको संपूर्ण समाधान करा रहा है, जिसमें आपको संपूर्ण विषयों के साथ आपके सामने आ रहा है। तो जो बुद्धा में बच्चे हमारे वहां पढ़े हुए हैं, जो ऑलरेडी पहले से पढ़े हुए हैं, उन बच्चों को बुद्धा कोचिंग सेंटर आपकी संस्था में आपको ये सारे के सारे जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं, जो मैराथन क्लास चला रहे हैं, वहां पे सब कुछ आपको दिया जा रहा है। आप अधिक से अधिक जुड़िए और वहां पे मैराथन क्लास का भी लाभ उठाइए और यहाँ पे ऑनलाइन क्लास का भी लाभ उठाइए। आप दोनों जगह पढ़ते रहिए ताकि आपको सफल होना है, आपको एक अच्छा शिक्षक बनना है। इसलिए आप अधिक से अधिक हमसे जुड़ें, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही इसी ईबीएस की पेडागोजी को लेके, ईबीएस की पेडागोजी का सेकंड पार्ट लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।